आज हम कंप्लीट प्रोसीजर ऑफ सीआरपीसी ट्रायल 1973 को डिस्कस करेंगे। एक आपराधिक मुकदमा अदालत में किन किन स्टेज से होकर के गुजरता है उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। जुर्म से लेकर रिहाई तक का सफ़र तय करेंगे। ऑफेंस टू रिलीज। ऑफेंस मीन्स गवर्नमेंट रीस्टेन द पीपल फॉर डूइंग सच टाइप ऑफ वर्क्स। ऑफेंस को सीआरपीसी सेक्शन 2 क्लास N में डिफाइन किया गया है। ऑफेंस को फुलफिल होने के लिए और या ऑफेंस को कंप्लीट होने के लिए 6 एलिमेंट का होना जरूरी है। ये 6 एलिमेंट हैं: मीन्स रिया, एक्टस रिया, काजेशन, हार्म, इलेगलिटी, पुनिशमेंट। ये 6 एलिमेंट्स आईपीसी में दिए गए हैं। अगर आप इनको फुली डिटेल में जानना चाहते हैं तो वहाँ से इनको देख सकते हैं। मीन्स रिया गिल्टी स्टेट ऑफ माइंड, एक्टस रिया किसी काम का करना, काजेशन कोई कारण होना, रीज़न होना, हार्म उस बंदे को नुकसान पहुंचाओ, इलेगलिटी कानून ने उसे गैर कानूनी करार दिया और पुनिशमेंट दंड का प्रावधान हो। अगर ये 6 एलिमेंट फुलफिल होंगे तो ऑफेंस क्रिएट होगा, ऑफेंस फुलफिल होगा। ऑफेंस 2 टाइप के होते हैं, एक कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है। कॉग्निजेबल ऑफेंस को सीआरपीसी सेक्शन 2 क्लास C में डिफाइन किया गया है। कॉग्निजेबल ऑफेंस सीरियस नेचर के ऑफेंस होते हैं, सच एज मर्डर, डकैती, रॉबरी, ग्रीवियस हर्ट एक्स्ट्रा। कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस बंदे को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस को सीआरपीसी सेक्शन 2 क्लास L में डिफाइन किया गया है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस सीरियस नेचर के ऑफेंस नहीं होते। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस पर्सनल नेचर के ऑफेंस होते हैं, सच एज वेट एंड मेजरमेंट, इलेक्शन से रिलेटेड क्राइम एंड डिफेमेशन एक्स्ट्रा। पहले हम नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद कॉग्निजेबल ऑफेंस को डिस्कस करेंगे। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस रिपोर्ट दर्ज करती है अंडर सेक्शन 155 में, जिसे रजिस्टर नंबर 2 में दर्ज किया जाता है, जिसे डेली डायरी या रोज नामचा भी कहा जाता है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस रिपोर्ट दर्ज करके मजिस्ट्रेट के पास भेज देती है और बंदा खुद भी अंडर सेक्शन 200 में मजिस्ट्रेट को कंप्लेंट दे सकता है। अब मजिस्ट्रेट के पास आ गई कंप्लेंट रिपोर्ट। अब मजिस्ट्रेट करेगा कुछ कंप्लेंट का एग्जामिनेशन, कंप्लेंटेड का एग्जामिनेशन करेगा, विटनेस में भी कॉल्ड, आर्ग्यू भी हियर कर सकता है। अगर कोर्ट देखती है कि मामला बनता है, यही नहीं कि मामला बनता है, जुडिक्शन भी देखता है कि कोर्ट की जुडिक्शन भी बनती है या नहीं। अगर बनती है तो इशू ऑफ प्रोसेस जारी करेगा। इशू ऑफ प्रोसेस जारी होंगे अंडर सेक्शन 61 टू 83 में। इशू ऑफ प्रोसेस में सबसे पहले सम्मन जारी करेगा। अगर सम्मन जारी करने के बाद बंदा नहीं आता तो उसके बाद उसको अरेस्ट वारंट जारी कर देगा, बेलेबल वारंट, नॉन बेलेबल वारंट। और अगर अरेस्ट वारंट जारी करने के बाद भी बंदा नहीं आता तो उसको प्रोक्लेमेशन ऑफेंडर डिक्लेयर कर देगी, पीओ डिक्लेयर कर देगी कोर्ट। उसकी प्रॉपर्टी को अटैच किया जा सकता है, उसकी प्रॉपर्टी को सेल किया जा सकता है, उसकी सोल प्रॉपर्टी को अटैच या सेल किया जा सकता है। अब ये तो था मामला। अगर सम्मन जारी करने के बाद बंदा नहीं आया तो कोर्ट में क्या प्रोसीजर होगा। अगर सम्मन जारी करने के बाद बंदा आ जाता है तो बंदा देगा कोर्ट को सॉर्टी, कोर्ट उस बंदे से लेगी सॉर्टी। अगर कोर्ट को लगता है कि सॉर्टी से काम चल जाएगा तो कोर्ट उसको कर सकती है सॉर्टी पर रिलीज। अगर कोर्ट को लगता है कि सॉर्टी से काम चलने वाला नहीं है तो उसका करेगी ट्रायल। और कंप्लेंट चलनी इन सस्पिशियस ऑफेंस में होती है, जहां किसी ने धमकी लगा दिया, क्राइम हुआ नहीं है, होने वाला, इस तरह के मामलों में कंप्लेंट होती है। अब देख लेते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस को। कॉग्निजेबल ऑफेंस को सीआरपीसी सेक्शन 2 क्लास C में डिफाइन किया गया है। कॉग्निजेबल ऑफेंस सीरियस नेचर के ऑफेंस होते हैं, सच एज मर्डर, डकैती, रॉबरी, ग्रीवियस हर्ट एक्स्ट्रा। कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस बंदे को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस एफआईआर दर्ज करती है अंडर सेक्शन 154 में, जिसे रजिस्टर नंबर 1 में दर्ज किया जाता है। अगर पुलिस स्टेशन का जो इंचार्ज है SHO वो एफआईआर दर्ज करने से मना कर देता है तो उस रिफ्यूजल की सूरत में वो बंदा जाएगा SP को एक रिटर्न में एप्लीकेशन देगा। SP को अंडर सेक्शन 154 क्लास 3 में पुलिस स्टेशन के इंचार्ज के सारे इख्तियार प्राप्त होते हैं। वो खुद भी इन्वेस्टिगेशन कर सकता है और अपने बिहाफ पे किसी और को भी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए नियुक्त कर सकता है। अगर SP ने एफआईआर दर्ज कर दी तो ठीक है, अगर SP ने भी मना कर दिया तो अब SHO ने भी मना कर दिया और SP ने मना कर दिया, क्योंकि SHO और SP की बात एक ही होती है। जब भी SHO एफआईआर दर्ज करता है तो SP से पूछ के ही दर्ज करता है। अगर SP कह देता है तो कर देता है, अगर SP मना कर देता है तो नहीं करता। तो अब उस रिफ्यूज़ल की सूरत में SHO ने मना कर दिया और SP ने मना कर दिया, वो बंदा जाएगा मजिस्ट्रेट के पास, मजिस्ट्रेट को कंप्लेंट देगा और SHO और SP को पार्टी बनाएगा और अंडर सेक्शन 156 में, अंडर सेक्शन 156 क्लास 3 में मजिस्ट्रेट को कहेगा मेरी एफआईआर दर्ज करने की डायरेक्शन पुलिस को दी जाए। और बंदा खुद भी अंडर सेक्शन 200 में मजिस्ट्रेट को कंप्लेंट दे सकता है। कंप्लेंट जो है कॉग्निजेबल ऑफेंस में भी दी जा सकती है और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में भी दी जा सकती है। अब अगर एफआईआर होगी दर्ज तो पुलिस करेगी इन्वेस्टिगेशन।
में पुलिस करती है कलेक्शन ऑफ एविडेंस, झूठा सच्चा जैसा भी हुआ। इन्वेस्टिगेशन में पुलिस बंदे को कर सकती है अरेस्ट विदाउट वारंट के। हम जिस बंदे के खिलाफ एफआईआर हुई है वो बंदा है एक रेपुटेड आदमी, वो कहता है कि अगर पुलिस ने मेरे को अरेस्ट कर लिया तो मेरी तो इज्जत सारी मिट्टी में मिल जाएगी, तो उस सूरत में वो बेल बिफोर अरेस्ट लेगा सेशन कोर्ट से या हाई कोर्ट से अंडर सेक्शन 438 में। अब यहाँ पर एक प्रोविज़न और है, मान लीजिए जिस बंदे के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है वो बंदा बैठा है किसी अदर स्टेट में इंडिया के, अगर वो वहाँ पर आएगा जहाँ पर उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है बेल बिफोर अरेस्ट करने के लिए कोर्ट में, तो पुलिस तो उसको वहाँ से अरेस्ट कर लेगी। तो उस सूरत में वो प्रोटेक्टिव बेल लेगा अंडर सेक्शन 482 में उस स्टेट की हाई कोर्ट से, जिस स्टेट की हाई कोर्ट में वो रह रहा है, और वहाँ से प्रोटेक्टिव बेल लेने के बाद वो वहाँ पर आएगा जहाँ पर उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है बेल बिफोर अरेस्ट करने के लिए अंडर सेक्शन 438 में सेशन या हाई कोर्ट से। अब एक प्रोविज़न और है यहाँ पर, मान लीजिए जिस बंदे के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है वो बंदा कहता है कि मैंने तो ऐसे कोई क्राइम नहीं किया, जुर्म नहीं किया, मेरे खिलाफ तो एक झूठी एफआईआर दर्ज हो गई है, तो उस सूरत में वो अंडर सेक्शन 482 में एफआईआर क्वैशमेंट कराने के लिए हाई कोर्ट में एप्लीकेशन देगा। हाई कोर्ट को इनहेरेंट पावर है कि वो एफआईआर को क्वैश कर सकती हैं। अगर एफआईआर क्वैश होगी तो ठीक है, नहीं हुई तो पुलिस करेगी इन्वेस्टिगेशन करेगी पुलिस अंडर सेक्शन 156 में। और इन्वेस्टिगेशन में पुलिस करती है कलेक्शन ऑफ एविडेंस, झूठा सच्चा जैसा भी हो। इन्वेस्टिगेशन में पुलिस बंदे को मारती पीटती नहीं है, कौन कहता है कि पुलिस बंदे को मारती पीटती है। अगर छोटा सा भी शरीर पे खरोच का निशान पुलिस लगा देगी तो बंदा करा सकता है मेडिकल, और बंदा पर पुलिस जो मारती है हाथ की हथेली पे, पैरों के तलवे पर, पछवाड़े पे मारती है जहाँ पर खरोच का कोई निशान नहीं आता, और बंदा उठते भी रोता है और बैठते भी रोता है। अब पुलिस कर रही है इन्वेस्टिगेशन, पुलिस कर सकती है बंदे को अरेस्ट विदाउट वारंट के। पुलिस गई बंदे को पकड़ने, 1 रेड मारी, 2 रेड मारी, 3 रेड मारी, बंदा नहीं मिला, बंदा हो गया फ्रॉड। तो उस सूरत में पुलिस उस बंदे को कोर्ट से अब स्कॉन्डर डिक्लेयर करा लेगी, उसकी प्रॉपर्टी को अटैच करा सकती है, उसकी प्रॉपर्टी को सेल करा सकती है, उसकी सोल प्रॉपर्टी को अटैच या सेल करा सकती है। अब अगर बंदा गया पकड़ा तो पकड़े जाने की सूरत में प्रॉपर्टी डिटेन बाय पुलिस होगी, पुलिस उस बंदे से प्रॉपर्टी डिटेन करेगी, पुलिस पकड़ेगी, माल मुकदमा बनाएगी, फर्द मुकबूजगी बनाएगी, और जो प्रॉपर्टी पुलिस ने उस बंदे से डिटेन की है, पकड़ी है, अगर वो पुलिस की कस्टडी में रही तो वो तो खराब हो जाएगी, जैसे फल सल गाड़ी वगैरह इस तरह की कोई चीज़ है, तो उस प्रॉपर्टी को रिलीज कराने के लिए वो सुपुर्ददारी लगाएगा अंडर सेक्शन 151 सीआरपीसी में। वो अपनी प्रॉपर्टी को छुड़ा सकता है, ड्यूरिंग ट्रायल भी अपनी प्रॉपर्टी को छुड़ा सकता है, और बिफोर ट्रायल भी अपनी प्रॉपर्टी को छुड़ा सकता है। अब पुलिस ने बंदे को पकड़ा है, पुलिस करेगी स्टेटमेंट रिकॉर्ड बाय पुलिस होगा अंडर सेक्शन 161 में, अक्यूज का स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगा, विटनेस का स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगा। और जब पुलिस ने बंदे को पकड़ा है, पुलिस उस बंदे को 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगी। ये पुलिस की ड्यूटी है, पुलिस ड्यूटी बाउंड है कि उसको 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। सेक्शन 57 ये बात कहता है। और जब पुलिस ने उस बंदे को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया है और इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हुई, तो उस सूरत में पुलिस फिजिकल रिमांड बाय पुलिस फॉर फर्दर रिकवरी के लिए अंडर सेक्शन 167 में पुलिस उस बंदे का कोर्ट से रिमांड मांगेगी। कोर्ट रिमांड में ग्राउंड लेती है कि इन्वेस्टिगेशन अधूरी है, पॉइंटेशन करानी है, फर्दर रिकवरी करनी है, इस तरह एक ग्राउंड ले लेगी, और कोर्ट उस बंदे का पुलिस को 15 दिन तक का रिमांड दे सकती है। 15 दिन का रिमांड लगातार एक बार में नहीं दिया जाता, 1 दिन 2 दिन 3 दिन इस तरह का ब्रेक लगा के दिया जाता है। और जब पुलिस उस बंदे का फिजिकल रिमांड मांगती है कोर्ट से, अपोजिट पार्टी उसको कॉन्टेस्ट करती है, कॉन्टेस्ट बाय अपोजिट पार्टी होगा, और अपोजिट पार्टी कॉन्टेस्ट में ग्राउंड लेती है कि फर्दर रिकवरी की जरूरत नहीं है, पॉइंटेशन करने की जरूरत नहीं है जी, इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है, या एमबीएस कोई ग्राउंड ले लेगी। अगर इन्वेस्टिगेशन पूरी हो चुकी है तो बेल बाय पुलिस होगा अंडर सेक्शन 169 में। पुलिस स्टेशन का जो इंचार्ज है एसएचओ इन्वेस्टिगेशन के बाद उसको बेल दे सकता है, पर वो देता नहीं है अक्सर, पर दे सकता है, उसको हिडन पावर है कि वो इन्वेस्टिगेशन के बाद बेल दे सकता है। अगर देता है तो कुछ ले दे के देता है। अब अगर बेल नहीं तो बंदा जाएगा जेल में, जेल में बंदा जाता है 2 बार, एक बार जाता है जुडिशियल कस्टडी में, एक बार कन्विक्शन होने के बाद, सजा होने के बाद। और जेल का महकमा अलग है, पुलिस का महकमा अलग है, जेल का आईजी अलग है, पुलिस का आईजी अलग है, ये दोनों अलग अलग डिपार्टमेंट है। अब उसके बाद पुलिस करेगी सबमिट चलान चार्जशीट अंडर सेक्शन 173 में। चलान मुकम्मल भी होता है, चलान अनमुकम्मल भी होते हैं। अगर चलान अनमुकम्मल है तो ततीमा चलान में जो कमी रह गई है उसको भर करके दे दिया जाता है। चलान में एफआईआर 154 + 161 की स्टेटमेंट ईच एंड एवरीथिंग विच वाज कलेक्टेड बाय द पुलिस ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन वो कोर्ट में सबमिट करेगी। अब कोर्ट में सबमिट हो गया चलान चार्जशीट। अब उसका बाद चलेगा ट्रायल। ट्रायल कौन कितने प्रकार का होता है? 4 टाइप का, सेशन ट्रायल, वारंट ट्रायल, सबमिट ट्रायल, समरी ट्रायल।
सेशन ट्रायल चलाएगा सेशन कोर्ट अंडर सेक्शन 225 टू 237 में, और वारंट ट्रायल, समन ट्रायल, समरी ट्रायल चलाएगा मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 238 टू 265 में। और इस स्टेज पे सूट में भी ट्रांसफर बाय हिमसेल्फ और बाय कोर्ट अंडर सेक्शन 406 टू 412 सीआरपीसी में। पार्टी अपने सूट को ट्रांसफर भी करा सकती हैं और सीनियर कोर्ट भी जूनियर कोर्ट को कह सकती है कि आप इस मामले को सही ढंग से डील नहीं कर रहे हैं, आप इसको मेरे पास भेजो, मामला क्या है। तो सीनियर कोर्ट अब उसको केस को अपने पास ट्रांसफर करा सकती है। यहाँ पर एक प्रोविजन और दिया गया, सेक्शन 6 क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट की बात करता है। क्रिमिनल कोर्ट कितने प्रकार की होती हैं? जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। अब एक प्रोविजन और है, अगर कोई बंदा जुवेनाइल है तो उसका ट्रायल कौन चलाएगा, और जुवेनाइल कौन है? अंडर द एज ऑफ 16 जुवेनाइल है। सेक्शन 27 सीआरपीसी जुवेनाइल की प्रोसीडिंग के बारे में बात करता है। जुवेनाइल का ट्रायल चलाएगा सीजीएम, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, या चिल्ड्रन एक्ट के तहत एक स्पेशल कोर्ट बनी होती है, वो उसका ट्रायल चलाएगा। अब हमने बेल बिफोर अरेस्ट को तो डिस्कस कर लिया था, बेल आफ्टर अरेस्ट को हमने डिस्कस नहीं किया था। अब बेल आफ्टर अरेस्ट को भी डिस्कस कर लेते हैं। बेल आफ्टर अरेस्ट कहाँ पर लगाई जाएगी? ट्रायल कोर्ट में। ट्रायल कौन चलाएगा? सेशन या मजिस्ट्रेट। अगर ट्रायल चलाए मजिस्ट्रेट ने तो बेल एप्लीकेशन लगेगी मजिस्ट्रेट पे। अगर मजिस्ट्रेट ने इनकार कर दिया तो सेशन में, सेशन ने इनकार कर दिया तो हाई कोर्ट में। और बेल एप्लीकेशन कितनी बार लगाई जा सकती है? 1 बार, 2 बार, 10 बार, 50 बार, 100 बार। पर हर बार बेल में न्यू ग्राउंड होना चाहिए, एग्जिस्टिंग ग्राउंड नहीं होना चाहिए। जैसे कि एफआईआर में डिले हुआ जी, फर्दर रिकवरी की जरूरत नहीं है, फर्दर प्रोटेक्शन कराने की जरूरत नहीं है, या एमपीएस कोई ग्राउंड ले लेगी। और जब कोर्ट उस बंदे को बेल देगी तो ऑफेंस की क्लासिफिकेशन देखेगी कि बेलेबल ऑफेंस है या नॉन बेलेबल ऑफेंस है। एक बेलेबल ऑफेंस होते हैं, एक नॉन बेलेबल ऑफेंस होते हैं। पहले हम बेलेबल ऑफेंस को डिस्कस कर लेते हैं। बेलेबल ऑफेंस को अंडर सेक्शन 436 में डिफाइन किया गया है। बेलेबल ऑफेंस में कोर्ट बंदे को बेल देगी, ये बंदे का राइट है, वो अपना हक मांग सकता है कि मेरा हक ऐथे रख। बेलेबल ऑफेंस में कोर्ट बंदे को रिमांड पेपर पर ही अंडर सेक्शन 167 में बेल दे सकती है, अलग से उसको एप्लीकेशन देने की भी जरूरत नहीं है। अब देख लेते हैं नॉन बेलेबल ऑफेंस को। नॉन बेलेबल ऑफेंस को अंडर सेक्शन 437 में डिफाइंड किया गया है। नॉन बेलेबल ऑफेंस को भी आगे 2 कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया, प्रोबेबिलिटी क्लास और नॉन प्रोबेबिलिटी क्लास। पहले नॉन प्रोबेबिलिटी क्लास को देख लेते हैं। मान लिया प्रीवियस कन्विक्ट नहीं है, 7 ईयर से ज़्यादा के लिए, या 3 ईयर 2 टाइम कन्विक्टेड नहीं है, लाइफ टाइम इब्रेंजना का कोई मामला नहीं है, कैपिटल पनिशमेंट का कोई मामला नहीं है, तो कोर्ट नॉन प्रोबेबिलिटी क्लास में अंडर सेक्शन 437 में बेल दे देती है। अब देख लेते हैं प्रोबेबिलिटी क्लास को। प्रोबेबिलिटी क्लास को अंडर सेक्शन 437 क्लास 1 सब क्लास 1 2 में डिफाइन किया गया है। प्रोबेबिलिटी का मतलब है मना। प्रोबेबिलिटी क्लास में कोर्ट बंदे को बेल नहीं देती, पर दे सकती है। डिस्क्रिशनरी पावर है कोर्ट की, वो प्रोबेबिलिटी क्लास में बंदे को बेल दे सकती है। अगर बढ़िया सा कोई वकील है तो प्रोबेबिलिटी क्लास में बंदे को बेल लेके दे सकता है। यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन दिए गए हैं। अगर कोई वुमेन है, जुवेनाइल है, सिक या इन्फर्म पर्सन है, तो सच टाइप की कैटेगरी के लिए स्पेसिफिक रिलीफ दी गई है। आर्टिकल 14 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफिक रिलीफ की बात करता है सच टाइप की कैटेगरी के लिए। तो बेल आफ्टर अरेस्ट को भी हमने डिस्कस कर लिया था है। अब उसके बाद कोर्ट में सबमिट हो गया चालान, चार्जशीट। चालान सबमिट होने के बाद उसका चलेगा ट्रायल। ट्रायल कौन चलाएगा? सेशन या मजिस्ट्रेट। अगर ट्रायल चलाए मजिस्ट्रेट ने तो फ्रेमिंग ऑफ चार्ज होगा। फ्रेमिंग ऑफ चार्ज से पहले, बिफोर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, ऑल डॉक्यूमेंट टू अक्यूज फ्री ऑफ कॉस्ट अंडर सेक्शन 238 में फ्री ऑफ कॉस्ट उस बंदे को दिए जाएंगे डॉक्यूमेंट। और कंप्लेंट केस है तो कंप्लेंट केस का ट्रायल चलाएगा अंडर सेक्शन 238 में। उसके बाद होगा फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। फ्रेमिंग ऑफ चार्ज होगा अंडर सेक्शन 211 टू 224 में। ऑफेंस क्या है, डेफिनेशन क्या है, लॉ क्या है, डेट क्या है, टाइम क्या है, सेक्शन क्या है, ईच एंड एवरीथिंग उसको पढ़कर सुनाया जाएगा कि आपने फलां तारीख को फलां जगह पे फलां टाइम पे फलां आदमी को लाठी से गंडासी से घायल कर दिया है, आपके ऊपर फलां सेक्शन के तहत चार्ज लगाया जाता है। अब फ्रेमिंग ऑफ चार्ज होगा। फ्रेमिंग ऑफ चार्ज के बाद अगर कोर्ट को लगता है कि ज़्यादा बड़ा मामला नहीं है, तो लेस देन 1 ईयर से कम की सजा का प्रावधान है, तो उसका कर देगी समरी ट्रायल। समरी ट्रायल होगा अंडर सेक्शन 262 265 में। समरी ट्रायल में कोर्ट बंदे को कन्विक्ट भी कर सकती है, एक्विट भी कर सकती है, और माइनर फाइन साइन दे के उसको छोड़ भी सकती है। और अगर बंदा करता है प्लीड गिल्टी अंडर सेक्शन 252 में कि हाँ मैंने जुर्म किया है, गुनाह कबूल कर लेता है, कन्फेशन कर लेता है, तो कोर्ट उसका करेगी हियरिंग के बाद उसको कन्विक्ट कर सकती है, एक्विट कर सकती है, और माइनर फाइन साइन दे के उसको छोड़ भी सकती है।
समरी ट्रायल में कोर्ट बंदे को कन्विक्ट भी कर सकती है, एक्विट भी कर सकती है और माइनर फाइन सहन दे के उसको छोड़ भी सकती है। और प्लीड गिल्टी में भी कोर्ट बंदे को कन्विक्ट भी कर सकती है, एक्विट भी कर सकती है और माइनर फाइन सहन दे के उसको छोड़ भी सकती है। यहाँ पर एक प्रोविजन और दिया गया, सेक्शन 300 डबल जीओ पार्टी की बात करता है। डबल जीओ पार्टी क्या है? नो मैन कैन बी कन्विक्टेड फॉर द सेम ऑफेंस। आर्टिकल 20 क्लास 2 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डबल जीओ पार्टी की बात करता है कि डबल जीओ पार्टी क्या है कि किसी भी व्यक्ति को एक अपराध की 2 बार सजा नहीं दी जा सकती। अगर बंदा करता है नॉट प्लीड गिल्टी अंडर सेक्शन 254 में कि मैंने तो कोई जुर्म नहीं किया, गुनाह करने कबूलने से इनकार कर देता है, तो कोर्ट कहती है कि भाई साहब इधर आइए, एविडेंस दो, अपने आप को प्रूव करो कि आपने कोई गुनाह नहीं किया। तो अंडर सेक्शन 303 में वो खुद का विटनेस बन सकता है। और सेक्शन 273 ये बात कहता है कि जब भी उसकी एविडेंस रिकॉर्ड होगी तो उसकी प्रेजेंस में रिकॉर्ड होगी। तो सेक्शन 303 में तो खुद का विटनेस बन सकता है और सेक्शन 287 में अदर को अपना विटनेस बना सकता है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी अंडर सेक्शन 287 में अदर को विटनेस बना सकता है। अब उसके एविडेंस रिकॉर्ड होंगे अंडर सेक्शन 303 273 में बाय प्रोसिक्यूटर्स को एविडेंस कराएगा। एग्जामिनिंग चीफ होगा, क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, री एग्जामिनेशन की जरूरत है तो री एग्जामिनेशन होगा। और अक्यूज का स्टेटमेंट होगा अंडर सेक्शन 313 में आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्रोसिक्यूशन एविडेंस। अब सेक्शन 283 एविडेंस रिकॉर्ड की बात करता है। मेन इसमें सेक्शन 281 है जो वर्क करेगा सेक्शन 164 के साथ, जिसमें एविडेंस रिकॉर्ड किए जाते हैं और कन्फेशन भी रिकॉर्ड की जाती है। और कन्फेशन जो रिकॉर्ड होगी वो मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में रिकॉर्ड होगी। अब मजिस्ट्रेट कर रहा है एविडेंस रिकॉर्ड। जब मजिस्ट्रेट एविडेंस रिकॉर्ड कर रहा है, अगर मजिस्ट्रेट को एविडेंस रिकॉर्ड करते समय जुर्म का कोई ग्राउंड नजर आता है तो वो कर सकता है कन्विक्ट अंडर सेक्शन 255 में। अगर मजिस्ट्रेट को एविडेंस रिकॉर्ड करते समय जुर्म का कोई ग्राउंड नजर नहीं आया तो वो उसको कर सकता है एक्विट अंडर सेक्शन 258 में। अब यहाँ पर एक प्रोविजन और है, अगर पार्टी कंप्रोमाइज करना चाहती हैं तो सेक्शन 320 कंपाउंडिंग ऑफेंस की बात करता है। एक कंपाउंडेबल ऑफेंस होते हैं, एक नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस होते हैं। कंपाउंडेबल ऑफेंस में एक पार्टी कंप्रोमाइज कर सकती है, नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस में पार्टी कंप्रोमाइज नहीं कर सकती। अगर प्राइवेट पार्टी नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस में कंप्रोमाइज करती है और कोर्ट देखती है कि ये समझौते का मामला नहीं है तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर पार्टी बनकर उस केस को आगे चलाता है। अब मजिस्ट्रेट कर रहा है एविडेंस रिकॉर्ड। मजिस्ट्रेट ने एविडेंस रिकॉर्ड करते समय बंदे को किया कन्विक्ट या एक्विट। इसको कन्विक्ट और एक्विट को साइड में रख लेते हैं। अब मजिस्ट्रेट कर रहा है एविडेंस रिकॉर्ड। मजिस्ट्रेट एविडेंस रिकॉर्ड करने के बाद मजिस्ट्रेट कराएगा फाइनल आर्ग्यूमेंट। फाइनल आर्ग्यूमेंट होगा अंडर सेक्शन 314 में सीआरपीसी में। दोनों पार्टियों को वकीलों को बुलाया जाएगा, बहस होगा, जिसने अपनी फेवर का कोई डॉक्यूमेंट देना दे देगा और उसके बाद करेगी। उसके बाद होगा पोस्ट ट्रायल, ये थर्ड स्टेज भी ट्रायल की कहते हैं। एक प्री ट्रायल होता है, एक ट्रायल होता है, एक पोस्ट ट्रायल होता है। पोस्ट ट्रायल में कोर्ट जजमेंट करती है अंडर सेक्शन 353 टू 365 में। क्रिमिनल केस में जजमेंट होती है, डिग्री नहीं होती। कोर्ट करेगी जजमेंट में कोर्ट बंदे को कर सकती है कन्विक्ट कर सकती है, एक्विट कर सकती है। कन्विक्ट किया तो पनिशमेंट सजा, एक्विट किया तो रिलीज बरी रिहा। और एक्विटल की अपील लगेगी अंडर सेक्शन 378 में हाई कोर्ट। और कौन लगाएगा? पब्लिक प्रोसिक्यूटर या प्राइवेट पार्टी। और अगर जिस बंदे को कन्विक्ट किया है वो है फर्स्ट टाइम ऑफेंडर और कोर्ट उसको प्रोबेशन पर छोड़ सकती है और उसको वार्निंग देती है कि आपने इस प्रोबेशन पीरियड में कोई गलत काम नहीं करना, जुर्म नहीं करना। अगर आपने कोई गलत काम किया, जुर्म किया तो आपको सीधा जेल में डाल दिया जाएगा, आपके ऊपर अलग से कोई ट्रायल वगैरह नहीं चलेगा। अब जिस बंदे को कन्विक्ट किया है वो रिवीजन भी लगा सकता है। रिवीजन लगाएगा अंडर सेक्शन 399 और सेक्शन 401 में। 401 में वो रिवीजन लगाएगा। अगर मजिस्ट्रेट ने कन्विक्ट किया तो रिवीजन लगाएगा अंडर सेक्शन 399 में। और अगर सेशन कोर्ट ने कन्विक्ट किया तो रिवीजन लगाएगा अंडर सेक्शन 401 में। और जिस बंदे को कन्विक्ट किया है वो अपील भी कर सकता है। पर ये बात नहीं है कि रिवीजन भी लगा रहे हो आप, अपील भी कर रहे हो। जहाँ अपील का प्रोविजन नहीं है वहाँ पर ही रिवीजन लगेगी। दोनों चीज़ नहीं लगा सकती, रिवीजन भी लगाओगे आप, अपील भी करोगे। अगर मजिस्ट्रेट ने कन्विक्ट किया या आल सेशन ने कन्विक्ट किया तो अपील लगेगी अंडर सेक्शन 381 में हाई कोर्ट। और अगर हाई कोर्ट ने कन्विक्ट किया तो अपील लगेगी अंडर सेक्शन 379 में टू सुप्रीम कोर्ट। और बेल आफ्टर कन्विक्शन होगा अंडर सेक्शन 389 में ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ अपील। वो बेल भी ले सकता है, अगर बेल मिल गई तो ठीक है, नहीं तो बेल मिली तो वो बंदा जाएगा जेल में। पैरोल आफ्टर 1/3 पनिशमेंट पास विद गुड बिहेवियर। अगर किसी बंदे ने अपनी 1/3 पनिशमेंट को बढ़िया तरीके से पास कर लिया है तो जेल का जेलर उसकी सिफारिश सरकार से कर देता है कि इस बंदे
ने अपनी 1/3 पुनिशमेंट को एक बढ़िया व्यापार से पास कर लिया है तो उसको पैरोल पर छोड़ा जाए तो उसको पैरोल पर छोड़ा जा सकता है। अगर अनलॉफुल असेंबली का कोई मामला है तो सेक्शन 129 टू 132 डिस्पोज ऑफ बाय मजिस्ट्रेट होगा, और अगर पब्लिक न्यूसेंस है तो सेक्शन 133 टू 143 डील करेगा। अगर अर्जेंट केस है तो सेक्शन 144 और सेक्शन 144A बाय मजिस्ट्रेट डील होगा। सेक्शन 144 में मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस, सेक्शन 145 में मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले सकता है इमूवेबल प्रॉपर्टी से संबंधित, और सेक्शन 41 टू 60A प्रोसीजर फॉर अरेस्ट बाय पुलिस ऑफिसर, अक्यूज को अरेस्ट करने का प्रोसीजर इन सेक्शन में बताया गया है, और अरेस्टेड पर्सन के क्या राइट हैं वो इन सेक्शन में बताए गए हैं। सेक्शन 125 टू 128 मेंटेनेंस की बात करता है वाइफ, चिल्ड्रन और पेरेंट्स की। तो आज हमने कंप्लीट प्रोसीजर ऑफ CRPC ट्रायल 1973 को डिस्कस कर लिया है। एक आपराधिक मुकदमा अदालत में किन किन स्टेज से होकर के गुजरता है उसके बारे में विस्तार से चर्चा कर ली है, और ट्रायल की लगभग हमने सारी प्रक्रिया पूरी कर ली है। आप इस वीडियो को 6-7 बार देखें ताकि आपके रिमाइंड हो जाए, और होनी भी चाहिए, क्योंकि कोर्ट में जो ट्रायल है वो डेली की प्रक्रिया है जिसकी आपको हर केस में ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि मेरा हौसला बढ़े। मैं आपके लिए इस तरह की और भी वीडियो बनाता रहूँ। जय हिंद, जय भारत।